दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर देश की राजधानी दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं और हरियाणा की पुलिस उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, जिसमें जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और इसी तरह अन्य तरीकों से भी उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि हरियाणा पुलिस उनके रास्ते में खड़ी हुई है। किसी को बस 2021 जैसे हालातों का ही डर सता रहा है। आपको याद होगा कि देश की राजधानी दिल्ली को लगभग 1.5 साल पहले चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया गया था और उस समय दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना लगभग बंद सा हो गया था और लोगों को खाने पीने के सामान के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों का स्कूल आना जाना भी जैसे बंद ही हो गया था। और एक बार फिर से वही डर, वही घबराहट लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही है, जब किसान फिर से एक बार एमएसपी समेत लगभग 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं। किसानों की इन सभी मांगों को कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने भी अपना पूरा समर्थन दे दिया है और अब ऐसे में लोगों को ये डर सता रहा है कि दिल्ली सहित अन्य इलाकों में जो भी उनसे जुड़े हुए इलाके हैं, उनमें फिर से 2021 जैसे हालात पैदा न हो जाएं। के मन में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर सरकार इन किसानों की इन मांगों को पूरा करके इस पूरे ही मामले को खत्म क्यों नहीं कर देती है। पर वहीं कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि किसानों की इन मांगों को पूरा ही नहीं किया जा सकता है और किसानों के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों का, इन मामलों का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि चुनाव से पहले पूरे देश के माहौल को खराब कैसे किया जाए। तो चलिए, अपनी इस खास वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसान अपनी कौन सी मांगे हैं जो सरकार से पूरा करवाना चाहती हैं और आखिर क्यों सरकार किसानों की इन मांगों को पूरा करने से पीछे हट रही है। आइए आज इसी बात पर हम चर्चा करते हैं और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इस मुद्दे को समझना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने कृषि बिल वापस लिया तो किसानों ने लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन को रोक दिया। उस आंदोलन के खत्म होने से लाखों लोगों ने सुकून की सांस ली। आंदोलन खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस घर लौट भी गए, पर तब भी किसानों की एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने उन्हें वादा भी किया कि हम इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करेंगे, पर इस मामले में एक भी कानून कभी बन ही नहीं पाया और एमएसपी को लेकर कानून बना पाना इतना आसान था भी नहीं। बस फिर क्या, अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने में बस 2 महीने ही बाकी हैं और अगले लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं, तो किसानों ने फिर से एमएसपी के मुद्दे को वापस से उठा दिया है। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे मार्केट में फसल का भाव कितना भी कम क्यों। तो बता दें कि 60 के दशक में एमएसपी स्कीम की शुरुआत सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय देश में खाने का बहुत संकट था। सरकार हरित क्रांति योजना के द्वारा अधिक से अधिक फसल लगाकर देश की इस संकट को दूर करना चाहती थी और इसीलिए किसानों को मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम शुरू की गई थी, जिससे किसानों को उनकी फसल के बदले में रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। इस तरफ से आज की तारीख में ऐसी 30 फसलों पर एमएसपी तय होती है। जब भी इस मामले में ऐसा आंदोलन होता है तो बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि सरकार आखिर इन लोगों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है, क्यों हर बार चुनाव से पहले ही किसानों को इस तरीके से परेशान किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में मुफ्त में चीजें बांटी जा रही हैं, अपने वोट बैंक को खुश किया जा रहा है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, उससे क्या प्रॉब्लम है। आखिर को ये बता दें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये मांगे मान लेना इतना भी आसान नहीं है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। टुडे में छपी हुई रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये इतनी बड़ी रकम है कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ का था, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ था। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतना पैसा आएगा कहां से। जाहिर सी बात है, इस रुपए की वजह से आपको और हमें महंगाई का भार सहना पड़ेगा। ये 10 लाख करोड़ तो बस एमएसपी कानून के ही हैं। इसके अलावा किसान 10,000 पेंशन साल में और 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहा है। और इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये बजट 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब अगर सरकार इतना पैसा यहाँ लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई होगी क्या? जाहिर तौर पर इसे आप और हम ही सहन करेंगे। बहुत सारे सामान महंगे हो जाएंगे, हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा,
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या तो रुक जाएंगी या फिर आगे के लिए टल जाएंगी। और दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। खेती किसानी जैसा अनप्रेडिक्टेबल पेशा कोई दूसरा नहीं है, जहाँ किसान भाई हमारे कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाकर एक अच्छी फसल तैयार करते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की जरूरत तो होती ही है, परंतु हमें ये भी तो देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के नाम पर $216 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 50 एकड़ जमीन भी है वह भारत के अमीर किसानों में शामिल होते हैं। मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं वह कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है, क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती हैं कि फिर चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। चलो खालिस्तान की गल ते इत्थे नहीं कर रहे। सुनिए आपने इनकी बातें, मगर हम ये बात पूरी तरीके से समझते हैं और जानते भी हैं कि आंदोलन कर रहे हर एक किसान भाई ऐसी सोच नहीं रखता है और ना ही ऐसी सोच रखने वालों का समर्थन करता है। ये 2-4 लोग भी कैमरे के सामने अगर ऐसी देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसी भीड़ में इन्हीं की जैसी सोच रखने वाले 2-4 लोग तो जरूर ही होंगे। बहुत जरूरी है कि जो लोग भी इन मांगों को लेकर सरकार से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें खुलकर सामने आकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से बात करनी चाहिए। और हमें अपनी मांग करते समय एक बच्चे की तरह अपनी मांगों पर अड़ना नहीं होगा, बल्कि मांगों का अर्थशास्त्र भी सरकार को समझाना होगा और खुद भी समझना होगा। जैसे हर बाप अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है, मगर बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें भी ये समझना होता है कि हमारे पिता के पास अन्य क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और घर में भी अन्य मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की क्या जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह तो होता है। नाराजगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में हर प्रॉब्लम का हल तो मिल बैठ कर ही निकालना है। इसलिए ना तो सरकार को चाहिए कि वह अपने नागरिकों की जरूरतों को अनदेखा करे या उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाए, और ना ही नागरिकों को चाहिए कि वह अपनी ही सरकार को दुश्मन मानकर उनके खिलाफ जंग छेड़ दे। अगर दोनों ही साइड से ये बातें समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत। बाकी आप बताइए इस किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी किसान भाइयों की इन पूरी मांगों को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें जरूर शेयर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप, और जरूर सपोर्ट करें हमें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।